नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के 5वें अध्याय जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो में 1857 के विद्रोह के कारणों और उसकी शुरुआत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उन दोनों वीडियोस को भी देख सकें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे बगावत फैलने लगी। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि मेरठ में किस तरह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और दिल्ली में आकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और बहादुर शाह जफर ने देश के विभिन्न शासकों को जिनकी सत्ता अंग्रेजी शासन के द्वारा हटा दी गई थी, उन्हें पत्र लिखकर इस विद्रोह की सूचना प्रदान की। दोस्तों, विद्रोहियों के द्वारा जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया गया तो दिल्ली में अंग्रेजों को मार भगाया गया। अंग्रेजों का कमांडर दिल्ली में उस समय हडसन था, जिसे विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया। और जब यह घटना घटी तो उसके 1 हफ्ते के लगभग इस तरह की कोई घटना देश के किसी भी भाग में देखने को नहीं मिली। इसका कारण यह था कि उस समय खबरों को फैलने में वक्त लगता था, क्योंकि आज की तरह इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक आदि तो थे नहीं कि एक मैसेज किया और सारे लोग ऑनलाइन इकट्ठे होकर बातचीत में शामिल हो गए, बल्कि उस दौरान लोगों के माध्यम से खबरें फैलती थी और इसीलिए खबरों को फैलने में वक्त लगता था। अतः दिल्ली की घटना के लगभग 1 हफ्ते तक ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, जब एक बार दिल्ली दंगों की खबरें फैलने लगी तो हर रेजिमेंट में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने न केवल अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ बगावत कर दी बल्कि अंग्रेज अफसरों को मारना भी प्रारंभ कर दिया। और ऐसे सैनिक अपने विद्रोही साथियों का साथ देने के लिए दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे स्थानों पर बड़ी मात्रा में पहुंचने लगे। दोस्तों, हमने देखा था कि 1857 के विद्रोह तक भारत में अंग्रेजों ने 63% इलाके को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और इनमें जो स्थानीय शासक शासन करते थे उन शासकों को अंग्रेजी शासन के द्वारा सत्ताच्युत कर दिया गया, उनकी सत्ता से हटा दिया गया था। ऐसे अनेक शासकों ने जिन्हें अंग्रेजी शासन के द्वारा उनकी सत्ता से हटा दिया गया था, या तो खुद इस विद्रोह में शामिल हुआ गया, या अगर वो शामिल नहीं हो पाए, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने शासक नहीं माना था, उन्होंने इस विद्रोह में बागियों का साथ दिया। ऐसे स्थानीय शासकों ने सेना इकट्ठी की और अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। ऐसे शासकों के मन में यह इच्छा थी कि यदि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाता है तो इसके बाद जो शासन स्थापित होगी, व्यवस्था आएगी, उसमें उनका शासन फिर से स्थापित हो जाएगा। इसीलिए एक एक करके उन तमाम स्थानीय शासकों ने इस विद्रोह में अपना योगदान दिया, जो अंग्रेजी शासन की स्थापना के कारण अपनी सत्ता से, अपने शासन से हाथ धो बैठे थे। अब यदि इस बात पर दृष्टिपात किया जाए कि वे कौन कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने के लिए इस विद्रोह में बागियों का साथ दिया, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट हम लोगों के सामने आ जाती है। इनमें पहला नाम मराठा जो शासक थे जिनको पेशवा कहा जाता था, उनसे संबंधित है। हम जानते हैं कि जो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने अपना एक पुत्र गोद लिया हुआ था जो नाना साहब के नाम से जाना जाता था और कानपुर के पास वो रहते थे। जब इस सैनिक विद्रोह की खबर नाना साहब के पास पहुंची तो उन्होंने एक सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को अपने राज्य से मार भगाया। साथ ही उन्होंने यह घोषणा कर दी कि पेशवा जब
अंग्रेजों के जाने के बाद नई शासन व्यवस्था स्थापित होगी तो उसके शासक बहादुर शाह जफर होंगे और उन्होंने अपने आप को बहादुर शाह जफर के अंतर्गत जो है गवर्नर घोषित कर दिया। इसी प्रकार हम जानते हैं कि अवध या लखनऊ में वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने यह कहकर सत्ता से हटा दिया कि था कि उनके शासन में जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, खुश नहीं थी। इसीलिए जब इस खबर की विद्रोह की खबर लखनऊ पहुंची तो वाजिद अली शाह के बेटे बिजलिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया जनता के द्वारा। और बिजलिस कद्र ने भी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना शासक मान लिया था। उनकी मां अर्थात वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसी प्रकार दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोहियों का साथ दिया और उन्होंने नाना साहब के जो सेनापति थे तात्या टोपे, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी, क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजी सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं की थी और उनके पति की मृत्यु के बाद उनके राज्य को झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। एक ऐसी ही रानी थी मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगृह की रानी, जिनका नाम अवंतीबाई लोधी था और उन्होंने 4000 सैनिकों को इकट्ठा किया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसीलिए वो भी अंग्रेजी राज्य से यानी अंग्रेजी सरकार से नाराज थी। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो सारे शासक जो अंग्रेजी शासन की स्थापना के कारण अपने पद से हटा दिए गए थे, देखते ही देखते वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस विद्रोह में कूद पड़े और सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ एक छोटा सा आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। और इस विद्रोह में अंग्रेजों की हर जगह हानि हुई, हर मोर्चे पर हानि हुई इस 1857 के विद्रोह के दौरान। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि विद्रोहियों की अपेक्षा अंग्रेजों के अपने सैनिक जो थे वो बहुत कम संख्या में थे, इसीलिए ज्यादा लंबे समय तक वो विद्रोहियों का सामना न कर सके और शुरुआती रूप से उनकी बहुत हार हुई, हर जगह हार हुई। इसीलिए दोस्तों जब अंग्रेजों को के खिलाफ विद्रोहियों को सफलता मिलने लगी तो इससे आम जनता के मन में भी विश्वास आया और वो भी विद्रोहियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध की आग में कूद पड़े। विद्रोहियों के इस आक्रामक तेवर की वजह से भारत में अंग्रेज बुरी तरीके से डर गए थे। हम उनके डर को उस समय के जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे टाइटलर द्वारा कमांडर इन चीफ को जो पत्र लिखा गया उसमें इस डर को हम देख सकते हैं। टाइटलर द्वारा कमांडर इन चीफ को जो लेटर लिखा गया था दोस्तों, उसमें यह कहा गया था कि हमारे विरोधियों की संख्या और बगावत लगातार लड़ाई से हम डर गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत में स्थायी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया था जो हर हाल में अंग्रेजों का साथ देता था, लेकिन टाइटलर साहब ने बताया कि ऐसा जमींदार वर्ग भी जिसकी स्थापना खुद अंग्रेजों ने की थी वो खुद अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया है। इस प्रकार भारत का हर वर्ग अंग्रेजी शासन के खिलाफ है और अंग्रेजों की हानि हो रही है। इस हानि की वजह से अंग्रेज बुरी तरह डरे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों की हार हो रही थी, विद्रोहियों की जीत हो रही थी। इसी समय में अफवाहों और भविष्यवाणियों का बाजार भी पूरी तरीके से गर्म हो गया और फैजापुर में एक मौलवी थे, मौलवी अब्दुल्ला शाह, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अब कंपनी की सत्ता समाप्त होने वाली है और अपने समर्थकों की उन्होंने एक सेना इकट्ठी की और विद्रोहियों का साथ देने के लिए वो लखनऊ जा पहुंचे। और इसी समय दिल्ली में विद्रोहियों का साथ देने के लिए और अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़कर फेंकने के लिए अनेक गाजी अर्थात धर्म योद्धा जिन्होंने धर्म के आधार पर इस युद्ध में भाग लिया था वो दिल्ली पहुंचने लगी। बरेली में एक बख्त खान थे और बिहार में पुराने कोई शासक होते थे कुंवर सिंह, उनके जो पूर्वज थे उनके वंश के कुंवर सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार यह हुआ दोस्तों कि पूरा उत्तर एवं मध्य तथा पूर्वी भारत इस विद्रोह की आग में कूद पड़ा और देखते ही देखते सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ एक छोटा सा विद्रोह एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। इसकी जो मुख्य लड़ाई थी वह अंग्रेजों को सत्ता से हटाकर भारत के पुराने शासक वर्गों को सत्ता पर काबिज करने की थी। एक ऐसा साम्राज्य बनाया जाएगा जिसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर प्रमुख शासक होंगे और उनके अधीन अनेक स्थानीय शासक शासन करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आगे का जो बिंदु है वह है कंपनी का पलटवार।
दोस्तों शुरुआत में कंपनी की इस युद्ध में हार जरूर हुई थी और वो इतने ज्यादा डर गए थे कि कुछ समय के लिए उनको लगा था कि भारत में सत्ता उनकी हमेशा के लिए छिन गई। और इतना बड़ा यह युद्ध था कि ब्रिटेन की संसद में भी इसके ऊपर चर्चा की गई थी। लेकिन जब एक बिंदु के बाद ब्रिटिश लोग संभले और युद्ध में उन्होंने वापसी की तो चुन चुनकर उन्होंने हर उस प्रतीक से बदला लिया जो उनकी हानि के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि यह विद्रोह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम पर लड़ा गया था। इसीलिए जब अंग्रेजों ने इस युद्ध में वापसी की और बागियों को पराजित कर दिया गया तो सबसे पहले बहादुर शाह जफर के बेटे को उनकी आंखों के सामने ही गोली से उड़ा दिया गया और बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ देश निकाला दे दिया गया। उनको रंगून भेज दिया गया। रंगून, जिसे आज का म्यांमार कहा जाता है, वहां की जेल में उनको निर्वासित कर दिया गया और 1862 ईस्वी में उसी जेल में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार विद्रोहियों की जीत ने भारत के लोगों को जोश से भर दिया था, उसी प्रकार विद्रोहियों की हार और अंग्रेजों की हुंकार ने भारतीय लोगों के विश्वास को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। और क्योंकि हर अवसर पर अंग्रेज लोग कूटनीति का सहारा लेते थे, इसीलिए उन्होंने इस अवसर पर भी अपनी कूटनीति का सहारा लिया और जमींदारों के बीच ऐलान किया कि जो जमींदार अंग्रेजी शासन का साथ देता है उसके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाएगी और जमीनों पर उनके जो पारंपरिक अधिकार हैं जो अब तक उन्हें मिले हुए थे वो उनको वापस लौटा दिए जाएंगे। और जिन जमींदारों ने विद्रोह में भाग लिया था उनको यह कहा गया कि यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वो अंग्रेजी सरकार के साथ देने के लिए इस विद्रोह में आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उनको खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाएगी और जमीन पर उनके अधिकारों को लौटा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी वादा खिलाफी की और अनेक लोगों को, विद्रोहियों को, नवाबों को और सिपाहियों को ऊपर मुकदमे चलाए गए और उनको फांसी के तख्त पर लटका दिया गया। दोस्तों इस अध्याय का अध्ययन हम 8वीं कक्षा के अनुसार कर रहे हैं। यही अध्याय 12वीं कक्षा में भी दिया गया है। यदि आप उस अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत विस्तार से इस अध्याय की चर्चा की गई है। इसमें उस अध्याय में बताया गया है 12वीं कक्षा में कि जिन विद्रोहियों को इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पकड़ा गया उनको सार्वजनिक रूप से तोप के सामने बांधकर इकट्ठे तोप के गोले से उड़ा दिया जाता था और इन ऐसे चित्रों को अक्सर बड़े बड़े चित्र बनाकर प्रदर्शनों में प्रदर्शित किया जाता था ताकि आम जनता को यह मैसेज दिया जा सके कि भारत में अंग्रेजी शासन अजय है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी शासन के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता है तो उसका यही हाल होता है। इसके माध्यम से वो भारत में और इंग्लैंड में या पूरी दुनिया में अपने शासन को वैध ठहराना चाहते थे और ताकत को दिखाना चाहते थे, डर का साया स्थापित करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि दोस्तों हम यहाँ 8वीं कक्षा के अनुसार इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं तो इसीलिए वहां हम नहीं जाएंगे। यह दोस्तों इस अध्याय का आखिरी बिंदु है, विद्रोह के बाद का साल। 1857 का विद्रोह जब हुआ तो पूरी ब्रिटिश संसद में बहुत चर्चा हुई और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1858 का एक अधिनियम पारित किया गया जिसे रानी की उद्घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह अधिनियम के द्वारा भारत में अनेक प्रावधान किए गए। तो इसके जो प्रमुख प्रावधान थे उनका हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। इस अधिनियम की सबसे पहली बात यह थी दोस्तों कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधी इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई और एक वायसराय को स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया और वायसराय को स्थापित किया गया जो ब्रिटिश संसद का एक अधिकारी होता था और रानी के प्रतिनिधि के तौर पर वह भारत के शासन को संभालता था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे जिनको भारत में नियुक्त किया गया था और 1857 के विद्रोह के समय वही गवर्नर जनरल भी थे। अर्थात यह हुआ कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद उसी गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में स्थापित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद इस 1858 के अधिनियम में यह बात घोषित की गई कि अब भारत में अंग्रेजी सरकार किसी भी राज्य को अपने शासन के अधीन स्थापित नहीं करेगी और जो भी उत्तराधिकारी किसी शासक का है, चाहे वह गोद लिया हुआ हो या उसका अपना पुत्र हो, उसको मान्यता प्रदान की जाएगी। परंतु फिर भी वो चाहते थे कि ये सारे के सारे शासक ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के अधीन अपने आप को स्वतंत्र शासक माने। इसके अतिरिक्त क्योंकि 1857 का विद्रोह सैनिकों की विद्रोह के कारण आरंभ हुआ था, इसीलिए विद्रोह के बाद इस उद्घोषणा के
अंतर्गत सेना में नए सिरे से बदलाव किए गए। उन सैनिकों को इस सेना से हटा दिया गया जो विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे, और उन लोगों को इस सेना में शामिल किया गया जिन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का साथ दिया था या युद्ध में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया था। भारतीय सैनिकों की संख्या को घटाया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। भारतीय सैनिकों में भी गोरखों और सिखों की संख्या को बढ़ाया गया क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किसी तरीके की कोई भागीदारी नहीं निभाई थी। इसके अलावा दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। यह माना गया था कि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जो यह इतना बड़ा विद्रोह हुआ था वो मुस्लिम शासकों की वजह से हुआ था। इसीलिए मुस्लिम शासकों के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया और उनको अनेक तरीके से प्रताड़ित किया जाना आरंभ कर दिया गया। इसके अलावा जमीन पर जमींदारों के और पारंपरिक भूस्वाम्य के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनेक नीतियां बनाने के लिए आश्वासन दिया गया। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के संबंध में यह थी हमारी तीसरी और आखिरी वीडियो, जिसमें हमने इस विद्रोह की प्रक्रिया एवं 1857 के विद्रोह के बाद के सालों के ऊपर दृष्टिपात किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के जितने भी नोट्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं 3 वीडियोस के माध्यम से, उन सभी की पीडीएफ बनाकर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आप उन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सके। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके उनका अध्ययन करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।